नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। वैसे मुझे आप लोगों को कहना था कि आप लोगों ने टीका लगवाया है कि नहीं। अगर किसी ने टीका नहीं लगवाया है तो टीका जल्दी से लगवा लीजिए, क्योंकि टीका लगवाना आवश्यक है। तो सभी को टीका लगवाना है। कोरोना से बचना है तो टीका ज़रूर लगवाना है। अभी 2 दिन के बाद मेरी भी डेट आ गई है और मैं भी टीका लगवा लूँगा, तो आप सभी टीका लगवा लीजिए। कल हमने पढ़ा था लिपि, और लिपि को मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन भी किया था। आप लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, नोट किया होगा, और जितना आपने पढ़ा था वो सब आपको याद भी होगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो लिपि था, और मैंने आपको बताया था कि लिपि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। मैं दोबारा से बता देता हूँ वो थोड़ा सा आपको, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर बात करूँ मैं वर्ण की, वर्ण क्या होते हैं, तो मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला, मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है। और वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की वह सबसे छोटी मूल इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। और वर्णों को जब हम एक रूप में व्यवस्थित कर देते हैं तो वर्णों को व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं वर्ण की, कल मैंने आपको बताया था कि वर्ण जो है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं, स्वर को जब हम उच्चारित करते हैं तो स्वर के उच्चारण में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, इनके उच्चारण में किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर का उपयोग करना पड़ता है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है। ये कल मैंने आपको अच्छे से बताया था। और स्वर के, कल हमने बताया था आपको स्वर के प्रकार। स्वर के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे उत्पत्ति के आधार पर। स्वर के 2 प्रकार उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताए थे। स्वर के 2 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर के 2 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब हम यहीं से टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट बनाइए, और आपको याद करना है, साथ साथ नोट्स बनाने, और जो भी आपको यहाँ पे समझाया जाता है आपको वो सब कुछ अच्छे से समझना भी है। स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। स्वर के प्रकार उत्पत्ति के स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूल स्वर, और एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। मूल स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ और री। मूल स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जब आप इन्हें बोलते तो एक मात्रा के बराबर समय लगता है। जैसे आपने आ को बोला, आ, तो आ को बोलने में आपको ए के मुकाबले अधिक समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि ए जो आ बना है वो ए प्लस
ए से बना है, ए प्लस ए से बना है आ। तो जो आ है इसे बोलने में आपको अधिक समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जबकि आ को बोलने में दो मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए संधि स्वर है। ठीक है, अब ए की बात करते हैं या फिर ई की बात कर लेते हैं। तो ई को बोलने में आपको एक मात्रा के बराबर समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है या कम समय लगता है। जैसे ई और ई से मिलकर बनता है, ई और ई से मिलकर बनता है ई। ई को बोलने में 2 गुना समय लगेगा, बड़ी ई को बोलने में ई को बोलने में 2 गुना समय लगता है, जबकि ई को बोलने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, अर्थात इससे आधा समय इससे बोलने में लगता है। ठीक है बच्चों, तो इन मूल स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा के बराबर समय लगता है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, अर्थात इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ई, उ और री। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संधि स्वर की। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार। नंबर 1 दीर्घ संधि स्वर, और नंबर 2 संयुक्त संधि स्वर। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर जिसे दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं। हेडिंग बनाइए, दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ संधि स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर कहने का कारण क्या है? इन्हें सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि संधि स्वर को, जो संधि स्वर होता है इसे मूल स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है, अर्थात इसे 2 मात्रा के बराबर समय लगता है संधि स्वर को, और मूल स्वर को बोलने में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है। अगर हम बात करें दीर्घ संधि स्वर की, तो दीर्घ संधि स्वर को सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 ह्रस्व स्वर के मेल से बना होता है। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दीर्घ संधि स्वर उन स्वरों से मिलकर बने होते हैं जो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से बनते हैं। एक ही स्थान अर्थात या तो कंठ से या तालु से या मूर्धन्य से या दंत से या औष्ठ से, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण एक ही मूल स्थान से होता है, एक ही स्थान से होता है, उन 2 स्वरों के मेल से इनका निर्माण होता है। दीर्घ संधि स्वर उन्हें ही कहते हैं। दीर्घ संधि स्वर को बोलने में भी 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, और जैसे आ, ई और उ। आ, ई और उ। जैसे ए, जो आ है ये बना है ए प्लस ए से, क्या बना? आ। ए और ए जब मिले तो बना आ, अर्थात 2 हास्य स्वरों के मेल से एक दीर्घ संधि स्वर का निर्माण हुआ। जब 2 हास्य स्वर एक दूसरे से मिले तो दीर्घ संधि स्वर बना, अर्थात 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। दोनों एक ही जाति से है, एक ही तरह के हैं, एक ही इसका मुख के एक ही स्थान से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से यह भी कंठ से बोला जाता है और यह भी कंठ से ही बोला जाता है, तो ये क्या हुआ? बना आ। तो जैसे ई प्लस ई से बना ई।
ई और ई तालव्य से बोली जाती है। ई का जो बोलने का स्थान है वो तालव्य है, ई का जो बोलने का स्थान है वो तालव्य है। और जब दो एक ई और एक ई आपस में मिलते हैं तो बनता है बड़ी ई, अर्थात इसे दो मात्रा के बराबर बोलने का समय लगता है। अब बात करते हैं ऊ की, तो ऊ प्लस ऊ के संयोग से बना ऊ। ठीक है बच्चों, ऊ और ऊ के मेल से बनता है ऊ, अर्थात दो हास्य स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर बनता है जिसे बोलते हैं दीर्घ संधि स्वर बनता है, जिसे सजातीय स्वर भी बोलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम आपका संयुक्त संधि स्वर की, जिसे विजातीय संधि स्वर भी बोलते हैं। अच्छे से नोट करिए बच्चों, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम के समय पे आप लोग बैठो जाके तो आप लोग अच्छे से इसे देख सको, आप लोग रिवीजन कर सको, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ सको। बस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के हमें सपोर्ट मिल सके और हम बहुत अच्छे से और अच्छे से आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सके। अब हम बात कर रहे थे दीर्घ संधि स्वर की। संधि स्वर में आपको बता चुका था संधि स्वर की। संधि स्वर जिसमें दो प्रकार होते हैं संधि स्वर में, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, और दूसरा दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर को सजातीय स्वर भी बोलते हैं, और संयुक्त संधि स्वर को विजातीय स्वर भी बोलते हैं। अर्थात संयुक्त संधि स्वर को भी बोलने में दो मात्रा के बराबर ही समय लगता है, इन्हें भी बोलने में अधिक समय लगता है मूल संधि स्वर से। अब बात करते हैं संयुक्त संधि स्वर कौन से होते हैं। ए, ओ से ओखली और ओ से औरत। ठीक है, अब बात करते हैं ये विजातीय क्यों कहलाते हैं। जैसे ए प्लस ई से बना ए प्लस ई के योग से बना ए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। जैसे ये कंठे से, और ये स्वर कंठे से बोला जाता है और ई तालव्य से बोला जाता है, तो दोनों अलग अलग जाति के हो गए, तो ये दोनों विजातीय स्वरों के मेल से बना ए। अगर बात करते हैं ए प्लस ए से बना बड़ा ए। ठीक है, इसे भी दो मात्रा के बराबर समय लगता है, मूल स्वर से बोलने में अधिक समय लगता है। ओ बना ए प्लस ऊ से बना ओ, और ए प्लस ओ से बना औ। ठीक है बच्चों, संयुक्त संधि स्वर इन्हें विजातीय स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त संधि स्वर को विजातीय स्वर भी बोलते हैं। ये चार होते हैं, ए, बड़ा ए, ओ और औ। ए और ई से बना ए विजातीय संधि स्वर कहलाया, ए और ए से बना ए, और ए प्लस ऊ से बना ओ, और ए प्लस ओ से बना औ। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती है, इसकी भी एक ही मात्रा होती है, और इसकी दो मात्रा होती है। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। हेडिंग बनाइए, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। अब तक हमने पढ़ा स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद।
अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मूलतः 2 होते हैं। तीसरे को संस्कृत में काउंट किया जाता है, संस्कृत में लगाया जाता है, लेकिन कहीं पर 3 और कहीं पर 2 दिए गए हैं। हिंदी में वैसे 2 माने जाते हैं। नंबर 1 पर है आपका मूल स्वर, जिसे लघु स्वर या हास्य स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या हास्य स्वर, जैसे मूल स्वर या हास्य स्वर भी इन्हें कहते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, हास्य स्वर इन्हें बोलते हैं। मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है मूल स्वर या हास्य स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर या हास्य स्वर कहलाते हैं। इन्हें लघु स्वर भी बोलते हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनमें 1 मात्रा के बराबर समय लगता है, या फिर कह सकते हैं इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री दीर्घ स्वर। मूल स्वर अच्छे से आपको दोबारा बता देता हूं मैं। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, हम बात कर रहे हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, या इसे हास्य स्वर भी बोलते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा के बराबर समय लगता है या फिर बहुत कम समय लगता है। मूल स्वर को हास्य स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए, छोटा ई, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, अर्थात हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या फिर 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी बोलते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर या लघु गुरु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या जैसे आ, बड़ाई, उ, ए, ओ, औ। ए, ई, उ, ए, बड़ाई, बड़ाऊ, ए, औ, ओ, औ। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है या 2 गुना समय लगता है। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है, ये होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरे की बात करते हैं प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में इन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। अधिकतर प्लुत स्वर का उपयोग संस्कृत में किया जाता है। ज़्यादातर हम इनका उपयोग संस्कृत में करते हैं और इनका उपयोग संबोधन के लिए करते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग हम ज़्यादातर संबोधन के लिए करते हैं, जैसे राम। जैसे आपने रामायण देखी है, रामायण में जब राम जी वनवास गए थे और दशरथ जी विलाप में थे, तो वो कैसे उनको पुकारते थे, राम। जैसे राम ने मारीची को तीर मारा था, तो तीर मारने पर उसने संबोधन किया लक्ष्मण का, बोले लक्ष्मण। तो जब आपको प्लुत स्वर में ऐसे, ये इसमें ऐसे लगा होता है, एस 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 एस, ऐसे। इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, सबको आप लोगों ने और सबको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे रब कर देता हूँ और इसे ऊपर लिख देता हूँ। बच्चों, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बोर्ड भी अच्छे वाला होगा, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उन बच्चों को कुछ तो दे सकते हैं जो सच में इन चीज़ों के हकदार होते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जिसके जितने भी ग्रुप है सब ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे शेयर करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा सको। सब्सक्राइब जितना कराओगे उतना अच्छा होगा। और प्लीज़ शेयर करिए अच्छे से। और जैसे ही आप लोगों की सपोर्ट होगी, हम लोग इससे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर आपको अच्छी क्लास दे पाएंगे। जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए बेस्ट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। प्लुत स्वर आपका रह गया था। प्लुत स्वर वो थोड़ा नीचे लिख रहा था तो सोच रहा हूँ इसे ऊपर अच्छे से समझा देता हूँ। प्लुत स्वर का उपयोग ज़्यादातर हम संस्कृत में करते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में, प्लुत स्वर के ये जो स्वर होते हैं, प्लुत स्वर, इन स्वर के उच्चारण में, इन स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। इन स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। इन स्वर का उपयोग हम संबोधन के लिए करते हैं। अधिकतर इन स्वर का उपयोग हम संबोधन के लिए करते हैं। अधिकतर इन प्लुत स्वरों का जो उपयोग होता है वो संस्कृत में किया जाता है, जैसे राम। इनमें ऐसे एस 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 लगे होते हैं, ठीक है। अधिकतर संस्कृत में का उपयोग किया जाता है। और आप समझ गए होंगे नाटक में, जैसे कोई नाटक बनाते हैं तो नाटक में, जैसे ये आपको पुराने टाइम में महाभारत था, महाभारत में ऐसे प्लुत स्वरों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। जैसे राम, ऐसे जितने भी जहाँ पर भी आपको ऐसे एस एस दिखाई देता है, ये सभी प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं,
अब हम देखते हैं स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे स्वर जिनकी मात्रा होती है और एक वे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के भेद मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वे जिनकी कोई मात्रा होती है और एक वे जिनकी कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, अंग और ए। इनमें कुछ स्वर वे स्वर होते हैं, ओ, औ, अंग और ए। ठीक है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, औ, अंग और ए। ठीक है बच्चों। इसमें जैसे ए वे स्वर होते हैं जिनकी कोई मात्रा नहीं होती। पूरी वर्णमाला में एक मात्र स्वर होता है जिसे ए मात्रिक स्वर कहते हैं। ए मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अब राम, हम देखते हैं मात्रिक स्वर के लिए राम। रे के साथ किसकी मात्रा है? रे प्लस आ प्लस में और प्लस ए। लेकिन ए की कोई भी मात्रा यहाँ पे दिखाई नहीं दी है इसके साथ। जैसे आ की मात्रा हो गई आ, लेकिन ए की कोई भी मात्रा यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। एकमात्र स्वर ए ही ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण के लिए आप राम देख लीजिए। राम की कोई भी मात्रा, राम में ए की कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे सीता की बात करते हैं हम, सीता की बात करते हैं। सीता की हम देखते हैं, सीता में क्या है? सीता कैसे बना हुआ है? से, बड़ी ई और ते और आ। ठीक है। यहां पे ई की मात्रा भी है, आ की मात्रा भी है, लेकिन ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे राम में ए की कोई भी मात्रा नहीं है। राम, ये है राम शब्द। राम में ए की कोई भी मात्रा नहीं है। रे की अपनी ए की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती और सभी स्वर की कोई सबकी मात्रा होती है, लेकिन ए एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। पेपर में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है। आज के लिए बच्चों हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।